सो वी आर बिगिनिंग विद चैप्टर नंबर 1. नाम क्या चैप्टर का? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, देखो चैप्टर को बिना स्टार्ट करे बिना यदि हम देखें ध्यान दें तो इसके अंदर हमें दिखता है कुछ एक कीवर्ड्स, है ना. चैप्टर नंबर 1 है, बुक 1 है, थोड़ा बता देता हूँ. बुक 1 ही है ना भाई. बुक 2 अभी स्टार्ट किया भाई. बुक 2 स्टार्ट करेंगे जब बुक 1 स्टार्ट खत्म हो जाएगी तब, है ना. तो इस चैप्टर के में जब हम ध्यान से देखें तो 2 या 3 हमें कीवर्ड्स दिखते हैं. कौन कौन से हैं? जैसे कि बेसिक्स, कॉन्सेप्ट और केमिस्ट्री, है ना. तो बेसिक क्या होता है? व्हाट इज बेसिक? साधारण, या बोले तो बिल्कुल ही फंडामेंटल. इसका अलग ही वर्ड है क्या? बिल्कुल ही क्या हो? फंडामेंटल. फंडामेंटल मतलब कि स्टार्टिंग हो. फंडामेंटल तो फिर भी हैवी वर्ड हो गया, बट हम सोचे मतलब सिंपल वर्ड सोचे तो क्या हो सकता है? स्टार्टिंग, स्टार्टिंग पॉइंट, है ना. कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग. हाँ, अंडरस्टैंडिंग. सिंपल वर्ड में इसको हम समझ सकते हैं अंडरस्टैंडिंग, है ना. सिंपल वर्ड में यदि हम देखें इसको हम कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग. केमिस्ट्री का क्या मतलब होता है? नेक्स्ट कीवर्ड जो है वो क्या है? केमिस्ट्री. केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ, बोलो बोलो. केमिस्ट्री क्या होती है? स्टडी ऑफ केमिकल. हाँ, स्टडी ऑफ, बेसिकली जो बुक में डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, है ना. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. और इसी के साथ साथ यदि हम एटम्स मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं तो डेफिनेट है कि हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे, है ना. डेफिनेट है कि बॉन्डिंग पढ़ेंगे. और बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो हम ये भी जानते हैं कि बॉन्डिंग कहाँ पे बनती और टूटती है? केमिकल रिएक्शन से. कहाँ पे बनती और टूटती है? केमिकल रिएक्शन में, है ना. तो यही है. तो ये चैप्टर में डील करता है इसके लिए फंडामेंटल स्टार्टिंग ऑफ केमिस्ट्री, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, क्लियर है चैप्टर किसके बारे में? तो हर एक जब भी हम आगे से चैप्टर स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर के हेडिंग को समझना जरूरी है. यदि हम ये समझ जाते हैं ना तो ओवरऑल हमें चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. बोलना क्या चाहता है, ये हमें पढ़ाएगा क्या. तो इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ाएगा. जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना केमिस्ट्री के, उन सबको हमें ये कोशिश करेगा कि समझा सके. ठीक है, तो एक एक करके हम समझ रहे हैं. बहुत सारे तुम पहले ही पढ़ रखे हो, बट एंड का जो पोर्शन है वो बिल्कुल ही नया है. 10th वगैरह में ये सब नहीं पढ़ा है. अच्छा, जब इस हेडिंग को समझ लेते हैं तो एक क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन ये आता है व्हाई. क्वेश्चन आता है व्हाई. व्हाई क्या? व्हाई टू स्टडी केमिस्ट्री. अरे क्यों पढ़े यार, क्या दिक्कत है दुनिया में? हम यही रखा है काम क्या, 10वीं पास कर लिए केमिस्ट्री पढ़ेंगे. क्यों पढ़ेंगे? व्हाई. व्हाई टू स्टडी केमिस्ट्री. केमिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए? डेफिनेशन इसका कुछ खास इंपॉर्टेंस में नहीं है. डेफिनेशन में वही है, स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. बेसिकली हम समझना चाहें स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, डेफिनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है. व्हाई टू स्टडी, व्हाई टू स्टडी केमिस्ट्री, या अदर वर्ड्स में कहें इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. अदर वर्ड्स में कहें इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. तो क्या इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री की? इंपॉर्टेंस है तभी तो पढ़ेंगे, है ना. तो क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ना चाहिए, कहाँ का इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री? बताओ, सोचो केमिस्ट्री कहाँ का है? सोचो सोचो. तो केमिस्ट्री जब देखा जाए तो सभी जगह. हाँ, एवरीवेयर. इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर. यदि हम केमिस्ट्री को देखें तो ये हर एक जगह है. क्या है ये? हर एक जगह है. एग्जांपल तो दो, कौन से हर एक जगह पर है? हमारा एनवायरनमेंट, हमारे बॉडी. यस, एनवायरनमेंट में भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं. एनवायरनमेंट में भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं. इन्होंने बोला बॉडी में भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं. बॉडी में भी केमिकल है. और मेडिसिन खाते हो, बॉडी में गड़बड़ कुछ हो जाए, मेडिसिन खाते हो, है ना. इंडस्ट्री के अंदर केमिकल का इस्तेमाल होता है. हाँ, इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है. तुमने एनवायरनमेंट बोला, एनवायरनमेंट में केमिकल्स तो हैं. एनवायरनमेंट में केमिकल्स तो है. केमिकल ना बोले इसको एक अदर वर्ड में समझ सकते हैं कि एनवायरनमेंट में रिएक्शंस हो रहे हैं. एनवायरनमेंट में रिएक्शंस हो रहे हैं, है ना. लेकिन एनवायरनमेंट में एक और चीज आ गई है. नहीं, एनवायरनमेंट में एक और चीज नहीं आ गई है. वो क्या? हार्मफुल केमिकल्स. क्या है? हार्मफुल केमिकल्स. एनवायरनमेंट के अंदर क्या आ गया? हार्मफुल केमिकल्स आ गए. किसकी वजह से? ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से. अब ये हार्मफुल केमिकल ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से आए तो सही है. अब हम इसका निवारण, जो इसका सॉल्यूशन है, इसका जो मिटिगेशन है, वो मिटिगेशन भी ह्यूमन ही कर रहा है. कैसे कर रहा है? केमिकल्स का इस्तेमाल करके ही कर रहा है.
उस सेक्टर को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। उसको हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, एनवायरमेंट के पोल्यूशन को स्टडी करते हैं ताकि हम एनवायरमेंट क्या कर सकें, वापस से क्लीन कर सकें। समझ रहे हो? तो एनवायरमेंट में रिएक्शंस हो रहे हैं, एनवायरमेंट में केमिकल्स हैं, है ना, और जो हार्मफुल केमिकल आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। रीजन क्या है इसका, ह्यूमन एक्टिविटी, है ना। इसका रीजन क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी। जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हार्मफुल केमिकल्स आ रहे हैं उसको मिटिगेट करने के लिए, ये क्या है, इसका मिटिगेशन है। जो ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, ये है क्या, ये मिटिगेशन है। व्हाट इज मिटिगेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ये क्या है इसका, मिटिगेशन। तो मिटिगेशन है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इसका। ये भी एक पार्ट है केमिस्ट्री का जिसको हम स्टडी करते हैं। ये बाद में है, अभी नहीं है, अभी आगे पढ़ेंगे। समझ आया? क्यों स्टडी करना जरूरी है? स्टडी करना इसलिए जरूरी है कि एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड कर सके, अपने बॉडी को अंडरस्टैंड कर सके। मेडिसिन हमारे बहुत सारे हैं जो कि हम खाते हैं, वो केमिकल से ही तो बना हुआ है, और उन केमिकल की स्टडी को ही तो केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री हर जगह इन्वॉल्व है, इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। इवन इवोल्यूशन देख लो तुम, जो ह्यूमन का या ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन हुआ है वहाँ भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। केमिस्ट्री इज एवरीवेयर। बॉडी में कहाँ देख सकते हो, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन्स हो गए। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन के बाद क्या है तुम्हारा, हाँ बायोमोलिक्यूल्स है ना, वो भी केमिस्ट्री है। उसके बाद देखो डाइजेशन भी वही है, डाइजेशन में भी तो वही केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं। हर एक चीज में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, हर एक चीज में केमिस्ट्री। ऐसा कोई सेक्टर कुछ नहीं है जहाँ पे केमिस्ट्री ना इन्वॉल्व हो, है ना। तो केमिस्ट्री इज एवरीवेयर, दैट इज व्हाई वी नीड टू स्टडी। मेडिसिन में तब तक नए मेडिसिन नहीं आएंगे तो स्टडी ना होगी। यदि हम बॉडी के हार्मोन्स को स्टडी ना करें तो हम कभी समझ नहीं पाएंगे बीमारी क्यों हुई है। यदि हम बीमारी समझ पा रहे हैं तो हम उसका मिटिगेशन कर सकते हैं दूसरे केमिकल का यूज करके। उसी तरह इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में कई तरह के केमिकल्स यूज होते हैं। जैसे कि देखो पेपर इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री के अंदर जो पल्प होता है उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं तब वाइट होता है ना। इंडस्ट्री में फिर एसिड इस्तेमाल होते हैं आयरन को क्लीन करने के लिए, पीओपी। हाँ, पीओपी इंडस्ट्री का पार्ट है, पीओपी हो गया। और भी बतेरी चीजें हैं जो इंडस्ट्री का हम यूज करते हैं ना। तो केमिस्ट्री हर जगह है और हर एक प्रॉब्लम को समझने के लिए हमारे को केमिस्ट्री पढ़नी जरूरी है। यदि हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं या हम एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, सपोज करो कि मुझे कुछ काम करना है। अब मैंने पाया कि मैं जो स्टेप अभी कर रहा हूँ फॉलो, उसमें 4 स्टेप है। मेरे को जो प्रोसेस लग रहा है उसमें 4 स्टेप का प्रोसेस है वो पूरा। यदि मैं उस स्टेप्स की स्टडी करूँ और मेरे को ये पता चले कि मैं एक स्टेप को अवॉइड कर सकता हूँ, डेफिनेटली गोइंग टू सेव रिसोर्सेज यदि सेव कर रहा है तो हम इंडस्ट्री में उसको एप्लीकेशन उसका इन्वॉल्व कर सकते हैं, है ना। यहाँ केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, इसलिए हमें केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ये पहला 1.1 टॉपिक था, कुछ खास उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक। बट नेक्स्ट देखो टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ मैटर या सिंपल मैटर। बुक में जो टॉपिक है वो है 1.2 नेचर ऑफ मैटर। ये नोट ठीक करना है, जहाँ नोट करना होगा बता दूंगा, नोट कर लेना। कॉपी तो ले ली होगी। ओके, देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर। देखो नेचर ऑफ मैटर का मतलब क्या है कि मैटर का क्या नेचर है ना, क्या क्या वो प्रॉपर्टीज शो करता है, यही मतलब है। बट पहला क्वेश्चन तो यही आता है, व्हाट इज मैटर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मैटर। मैटर होता क्या है, क्या होता है? Anything which has particular mass and occupies space. हाँ, सिंपल डेफिनेशन है, एनीथिंग which has mass and occupies space, occupies space। सिंपल डेफिनेशन, कोई भी चीज जिसका कुछ मास हो, वो कुछ स्पेस को ऑक्युपाई करता हो, उसी को हम मैटर कह देते हैं, है ना। और मैटर को यदि हम पढ़ने जाए तो हम कितने स्टेप पढ़ते हैं मैटर को? मैटर को हम कितने पार्ट में पढ़ते हैं? 3 पार्ट में। 12 तक 3 ही पार्ट, 12 तक 3 पार्ट है। 12 के बाद पढ़ेंगे, वैसे 5 फॉर्म तक मैटर में हम पहुंच गए हैं, बट हम वहां तक नहीं जाते, ठीक है। 12 तक सिर्फ 3 ही पार्ट है। कौन कौन से हैं? पहला है गैस, दूसरा है लिक्विड, है ना, और थर्ड क्या है? गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। 11th के अंदर ये
जनरल इंट्रो में तो सारा पढ़ना है, बट 11th क्लास के अंदर तुम गैस पढ़ोगे, लिक्विड एंड सॉलिड जो है वो 12th के लिए छोड़ दिया गया, उसको 12th में पढ़ा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका सब टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। तो मैटर को क्लासिफाई दो कैटेगरीज में कर सकते हैं। क्या दो कैटेगरीज? फिजिकल एंड बताओ। फिजिकल एंड केमिकल। अरे नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर के बेसिस पे, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। पहला मिक्सचर्स होता है। अच्छा, पहला कैटेगरी क्या है? मिक्सचर्स। और दूसरा कैटेगरी वो क्या है? प्योर सब्सटेंस। ये क्या है? प्योर सब्सटेंस, है ना, यही तो है। मिक्सचर्स को फर्दर हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। क्या है पहला? होमोजेनस मिक्सचर्स। पहला क्या है? होमोजेनस मिक्सचर्स। और जो सेकंड कैटेगरी है उसका वो क्या है? हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। ये एग्जाम में आया करता है, तो इस पे फोकस रहना चाहिए। डिफरेंस या डेफिनेशन में कहीं भी आ सकता है। प्योर सब्सटेंसेस का जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो क्या है? पहला क्या है? एलिमेंट्स, है ना, और दूसरा क्या है? कंपाउंड्स। दूसरा क्या है? कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट है, सेकंड कैटेगरी है, ये इसका फर्स्ट है, इसका सेकंड है, ठीक है। इसी फॉर्मेट में पढ़ना है, नोट्स में भी इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को यदि हम देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को देखें तो हमारे पास दो कैटेगरीज है। क्या कैटेगरीज है? दो कैटेगरीज है। जो पहला है वो क्या है? मिक्सचर्स। तो क्या होता है मिक्सचर्स? मिक्सचर्स क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस कंपाउंड जेन्युइन मिक्स कर देते हैं। हाँ, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू, मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू, मोर देन टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यही तो होता है मिक्सचर्स। मिक्सचर्स के अंदर दो या दो से ज्यादा क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। दो या दो से ज्यादा क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, है ना। अच्छा, इसमें बड़े मजे की बात क्या है? रेशियो कोई फिक्स नहीं होती, इसमें कोई रेशियो फिक्स नहीं होती। रेशियो इसमें क्या है? फिक्स नहीं है ना, इसकी रेशियो फिक्स नहीं है। बट यहाँ पे क्या है प्योर सब्सटेंस में? यहाँ भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस तो हो सकते हैं, लेकिन रेशियो हमेशा फिक्स रहता है। यही एक डिफरेंस है दोनों, ठीक है। दोनों में डिफरेंस की बात करें तो एवरीथिंग इज सेम बट द रेशियो इज फिक्स, बट द रेशियो इज फिक्स। ये रेशियो क्या होता है? फिक्स होता है, बट यहाँ रेशियो क्या होता है? फिक्स नहीं होता है। तो डेफिनेशन में बस इतना ही डिफरेंस है। प्योर सब्सटेंसेस भी इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस बट द रेशियो इज फिक्स, but in the mixtures the ratios are not fixed. For example, suppose if we mix A plus B, if we mix A and B in any ratio, it will come as mixture. But if we mix A and B in a particular ratio, let us say in ratio 2:1, it will become a pure substance. But if we mix in any ratio, we do not have any particular ratio. Suppose 1:2, 1:1, sometime 1:3, or 2:3. It is a mixture. It's okay. But इसी को यदि हम समझना चाहें किसमें, यदि हम इसको मॉलिक्यूल्स और एटम के टर्म में समझना चाहें, तो मॉलिक्यूलर एटम के टर्म में ऐसा है इसका। प्योर सब्सटेंसेस के अंदर C6H12O6 ग्लूकोज। तो ग्लूकोज ये है ना, तो ग्लूकोज हमेशा यही है ना, तो ये प्योर सब्सटेंस। शुद्ध हिंदी वाला शुद्ध नहीं, हिंदी वाला शुद्ध कुछ और है। केमिस्ट्री वाला शुद्ध क्या है? जैसे कि ये एक मॉलिक्यूल है C6H12O6 ग्लूकोज, तो हर हमेशा इसमें जो रेशियोज है वो क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। तो ये क्या है? प्योर सब्सटेंस है। बट यहाँ पे फिक्स नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? हमारा मिक्सचर हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा देखो, इसके फर्दर दो कैटेगरीज है। इसके फर्दर क्या है? दो कैटेगरीज है। दो कैटेगरीज क्या है? होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। होमोजेनस क्या होते हैं? जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स थोरोली मिक्स हो जाते हैं, एंड वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश दोस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, नंगी आंखों से देख नहीं पाते, और सेपरेट भी हम नहीं कर पाते। यूजुअली नॉर्मल फेनोमेना से नहीं कर पाते, एक स्पेशल फेनोमेना चाहिए,
स्पेशल बोले तो कोई फिजिकल प्रोसेस चाहिए जिससे हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, बट दे कैन बी सेपरेटेड। ठीक है, इसमें जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि ये थॉरोली मिक्स होता है। क्या होता है? ये थॉरोली मिक्स्ड होते हैं। कांस्टेंट पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को cannot be separated easily, they cannot be separated easily। ठीक है, इजीली इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। मैंने कि ऐसे ऐसे छोड़ दिया हमने, ऐसे सेपरेट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें कोई ना कोई प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम इसको सेपरेट कर सकें। यही हेटेरोजेनस की बात करें तो इसके अंदर क्या है कि दे आर नॉट थॉरोली मिक्स्ड, दे आर नॉट थॉरोली मिक्स्ड। थॉरोली समझते हो? पूरी तरह से मिक्स नहीं होते, प्रॉपर्ली एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स नहीं होते। दे आर नॉट थॉरोली मिक्स्ड, ये कभी भी थॉरोली मिक्स्ड नहीं होते। यदि थॉरोली मिक्स नहीं है तो इनको सेपरेट करना इजी है, कैन बी सेपरेटेड इजीली, कैन बी सेपरेटेड इजीली। ठीक है, इनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्योर सब्सटेंस के कैटेगरीज में। जो पहला कैटेगरी वो क्या है? एलिमेंट, और दूसरा क्या है? कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट क्या होता है? जब सिंगल एटम होता है या एटम के मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम एलिमेंट कहते हैं, है ना। जैसे कि जैसे कि H हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का ही मॉलिक्यूल, तो ये एलिमेंट है। जब एक सिंगल क्या बोलते हैं, सिंगल एटम हो गया, है ना, और सिंगल एटम का ही मॉलिक्यूल तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स, है ना। जैसे कि हाइड्रोजन और H2, हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोजन का क्या है? मॉलिक्यूल है ना। ये क्या है? इसका मॉलिक्यूल है। और ये होता क्या है? किस फॉर्म में रहता है? ये गैस फॉर्म में। ये किस फॉर्म में रहता है? गैस फॉर्म में। ठीक है, इनको हम एलिमेंट बोलते हैं। जब कोई एटम हो, चाहे एटम का क्या हो? मॉलिक्यूल। जैसे कि ऑक्सीजन एटम हो या ऑक्सीजन का क्या हो? मॉलिक्यूल हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट। ठीक है, बट कंपाउंड क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिल जाते हैं और एक नया ही कोई सब्सटेंस क्रिएट करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स, है ना। टू और मोर देन टू, when two or more than two elements combine to form new substance, इसी को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड। इसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड। ठीक है, समझ में आए? तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसको नोट करो और एक एक करके सबका डेफिनेशन लिखते हैं। सिर्फ क्लासिफिकेशन नोट करना, डेफिनेशन नीचे लिखेंगे। इसमें मैंने तुम्हें एग्जांपल नहीं बताया, बस होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल बताओ एवरीडे लाइफ का। सॉल्ट एंड वाटर, हाँ, ये होमोजेनस है ना। यहाँ पे वाटर एंड सॉइल, इसका एग्जांपल यदि हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? वाटर प्लस में सॉइल, है ना, होमोजेनस का। और इसी का हम एवरीडे एग्जांपल लिखना चाहेंगे, जैसे स्पेस में ऊपर लिख रहा हूँ, बट एग्जांपल नीचे लिखना है ना। इसका एग्जांपल देखने जाए तो क्या है? कोई भी, जैसे कि शुगर एंड वाटर, है ना, सॉल्ट एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर। तो कोई सा भी नॉर्मल एग्जांपल ले लो, थोड़ा केमिस्ट्री टाइप में लेते हैं, ज़्यादा नॉर्मल ना लगे। तो क्या है इसका एग्जांपल ले सकते हैं? शुगर प्लस में वाटर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, साथ में एक और टॉपिक है इसमें लगा हुआ है, एनएच मेजरमेंट, उस पर बाद में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये बात गांठ बांध लो, है ना, जैसे गांठ बांधी जाती है नए सब्जेक्ट के साथ। क्या बात है? प्रॉपर्टीज को कभी भी केमिस्ट्री के अंदर दो टर्म्स में पढ़ा जाता है। प्रॉपर्टीज को केमिस्ट्री के अंदर कभी भी दो टर्म्स पढ़ा जाता है। पहला क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना, क्लासिफिकेशन नहीं, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज को दो टर्म में पढ़ा जाता है। पहला क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहला क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो फिर आपसे जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो जब भी प्रॉपर्टीज की बात आ जाए, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू क्लासिफाई इट इनटू फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज? अलग अलग स्टेट की अलग अलग होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑब्वियसली सबका वेरी करेगा, बट फिजिकल प्रॉपर्टी होता क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी भी तो वेरी करेगा ना सबका। फिजिकल प्रॉपर्टी
भी वो होती है जो हमें नेकेड आई से दिख जाती है। बिल्कुल, नेकेड आई से जिस चीजों को देख सकें, जिनको हम मेजर कर सकें, जिनको हम फील कर सकें, वो सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज में होती हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज को होने के लिए क्या करना पड़ता है, केमिकल रिएक्शन में लेके जाना पड़ता है। हम उसको ऐसे नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जब तक केमिकल प्रॉपर्टीज हमें देखना है, जब तक केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, जब तक केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन नहीं होता है तो हम इसको मेजर ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो केमिकल रिएक्शन होना बहुत जरूरी है, तभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज को समझ पाएंगे कि कुछ हुआ नहीं हुआ, या हम नोट कर पाएंगे कि क्या प्रॉपर्टीज ने शो की। क्या प्रॉपर्टी भाई, कैसा प्रॉपर्टी हो सकता है? सपोज करो कि वो कैसे रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ, कोई भी कंपाउंड कैसे रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ, कैसे रिएक्ट करता है वाटर के साथ, कैसे रिएक्ट करता है मेटल के साथ, कैसे रिएक्ट करता है बेस के साथ, कैसे रिएक्ट करता है बेसिस के साथ, कैसे रिएक्ट करता है एसिड्स के साथ, कैसे रिएक्ट करता है एक्सेप्टर एक्सेप्टर एक्सेप्टर, है ना। इसी को केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? ये क्या होता है? जैसे लैंड, हाँ, लेंथ, डेप्थ, हाइट, इस तरह का हो गया प्रॉपर्टी, है ना। टेम्परेचर। बट केमिस्ट्री में क्या होता है? वो तो फिजिक्स का हो गया ना, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। हाँ, केमिस्ट्री का बताओ ना। टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। यस यस, बिल्कुल सही। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और डेंसिटी। हाँ, डेंसिटी, वेरी गुड। डेंसिटी हम मेजर कर सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। इस तरह की प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है? हाँ, तो इस तरह से एक बार फ्लो चार्ट बनाओ और एक एक करके इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में लिखो। टू ऑब्जर्व इट रिक्वायर्स, to observe it requires chemical reaction to take place, chemical reaction to take place। एग्जांपल कैसे केमिकल प्रॉपर्टीज के? एसिडिटी, बेसिसिटी, है ना, सॉरी, एसिडिटी, बेसिसिटी, बेसिसिटी नहीं, एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी एक्सेट्रा, कंबस्टिबिलिटी एक्सेट्रा। अगला टॉपिक हमारे को डिस्कस करने का वो क्या है? मास एंड वेट। मास एंड वेट, हाँ, क्या होता है मास? मास सिंपल है यार, ये क्या होता है? अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस। इट इज अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, है ना। और वेट क्या होता है? इट इज द ग्रेविटी ऑफ द सब्सटेंस, है ना, ग्रेविटी ऑन द अमाउंट। ये क्या होता है? जब ग्रेविटी लगती है ना, ग्रेविटी ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ग्रेविटी ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सिंपल है, क्लियर है, इसमें कुछ खास है नहीं हमारा डिस्कस करना। That means weight can change but mass will never change. That is why we take always mass in the physics, chemistry, biology or simply in science. Science में mass लिया जाता है, weight नहीं लिया जाता। weight कब लिया जाता है? स्पेसिफिक केसेस में, है ना, mass लिया जाता है हर केस में। नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करने के लिए वो क्या है? वॉल्यूम। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम? व्हाट इज वॉल्यूम? अच्छा, ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं। क्या है इसका ऐसा यूनिट? किलोग्राम। ऐसा यूनिट क्या है इसका? किलोग्राम, है ना, ठीक है। इसका ऐसे नोट कर लेना जब मैं पूरा कर दूं। वॉल्यूम क्या होता है? सिंबल इसका V है, सिंबल क्या है? V है ना। क्या होता है वॉल्यूम? क्या होता है? स्टोरेज ऑब्जेक्ट का। स्टोरेज मत बोलो, ये बोलो कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है कोई सब्सटेंस, उसी को वॉल्यूम बोलते हैं, है ना। तो वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सब्सटेंस, है ना। ये क्या होता है इसका? क्या होता है इसका? वॉल्यूम होता है। ऐसा यूनिट क्या है इसका? ऐसा यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। हाँ, मीटर क्यूब या यूनिट पे क्यूब, है ना। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? किसी भी यूनिट पर क्यूब। व्हाट डज इट शो? इसके 3 डायमेंशन है। क्यूब कब आता है? जब 3 डायमेंशन होते हैं। तो वॉल्यूम जब भी आएगा जब 3 डायमेंशन होंगे, है ना। वॉल्यूम इज ओनली पॉसिबल इन 3 डायमेंशन। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ हर बार सबको। सपोज की रोटी है, अंडा है। रोटी को तोड़ोगे कुछ नहीं निकलेगा, है ना, पतली रोटी, बिल्कुल रुमाली रोटी है, तोड़ोगे कुछ नहीं निकलेगा। दैट मीन अंदर कुछ भरा हुआ नहीं है। असल में है, लेकिन कुछ तो स्लाइटली हाइट तो है ना। बट अंडा तोड़ो, बिकॉज अंडा गॉट अ हाइट, दैट इज व्हाई देयर इज सम वॉल्यूम, है ना। तो ये है, तो वॉल्यूम का जो यूनिट है वो 3 डायमेंशन में है। क्यों है? क्योंकि हाइट आएगा तब तो वॉल्यूम आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे लिए डिस्कस करने के लिए वो है डेंसिटी। अच्छा टॉपिक है, देखो ये अच्छा टॉपिक है। ये जब तक फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तब तक ये साथ नहीं छोड़ने वाला तुम्हारा डेंसिटी। इसको हम यूजुअली स्मॉल टी से शो कर देते हैं। फॉर्मूला क्या रहता है इसका? मास अपॉन वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या रहता है इसका? मास अपॉन वॉल्यूम। एंड व्हाट विल बी द यूनिट?
What will be the SI unit? Simple, mass is kilogram, volume is meter cubic. Usually we take meter cubic. That means इसका SI unit लिखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक, है ना, पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा एक और बात है मैं तुम्हें बता दूं, केमिस्ट्री में ना किलो किलो में मेजरमेंट नहीं करते हैं। अब पता चले मेरे को लैब में एक्सपेरिमेंट करना है, अब ले आ भाई 1 किलो सल्फ्यूरिक एसिड, 1 किलो नहीं, 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड, 10 किलो नमक ले आए, तो ऐसा रिएक्शन कुछ हो। किलो में और लीटर्स में रिएक्शन नहीं होता केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में स्मॉल यूनिट्स में रिएक्शन होता है। क्यों? अरे एक ड्रॉप से भी वही रिजल्ट आएगा जो 10 किलो से आएगा, इसलिए हम ड्रॉप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका जो केमिस्ट्री में यूनिट यूजुअली यूज होगा, किलोग्राम का क्या बन जाएगा ग्राम, और मीटर क्यूबिक का क्या बन जाएगा सेंटीमीटर पर क्यूबिक, ठीक है। ये यूनिट केमिस्ट्री लैब में ये यूज करता है यूजुअली। किलोग्राम में हम कभी नहीं करते हैं, ऐसा कभी सुना है किलोग्राम में लैब में करेंगे तो पॉसिबल है ना, तो ग्राम में करते हैं, ठीक है। अरे बताए यूनिट डेंसिटी होता क्या है वैसे, फॉर्मूला तो लिख दिया मैंने, होता क्या है, होता क्या डेंसिटी? हिंदी में तो घना तो बोलता है, हिंदी में तो घना तो बोलते हैं, हिंदी को छोड़ो ना, होता क्या है डेंसिटी? सर ऐसे तो पार्टिकल्स है किसी भी ऑब्जेक्ट में तो कितना पास पास है यही नहीं, वो अलग चीज है यार। देखो ये सिंपल दिखा रहा है ना कि वॉल्यूम और मास, यानी कि जितना स्पेस एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, जितना इसके पास स्पेस है उसके अंदर मास कितना है। जैसे कि मैं हूं, मेरा कोई वॉल्यूम है और मेरा मास कितना है ना, इसका रेशियो को डेंसिटी कहता है। अब ये वैल्यू किसी की हाई आ रही है बहुत, दैट मीन कि बहुत ही डेंस है, स्पेस बहुत कम है यानी कि सॉलिड है। बहुत ही कम आ रही है दैट मीन कि वो गैस है ना। एकदम ज्यादा कैसे डिसाइड होगा? रिलेटिवली डिसाइड होगा, रिलेटिवली उसके कंपेयर में, है ना। सपोज करो ये डिफरेंस है, एक ऑब्जेक्ट डिफरेंस है, इसकी डेंसिटी d1 है, इसकी डेंसिटी क्या है d2 है। सपोज करो कि d1 से ज्यादा d2 है ना, तो दैट मीन क्या है कि d2 इज मोर कॉम्पैक्ट देन द d1, यानी कि ये जो सब्सटेंस था, सब्सटेंस 1 सब्सटेंस 2 क्या है, ज्यादा कॉम्पैक्ट है। ये क्या है, ज्यादा कॉम्पैक्ट है, या रिलेटिवली सॉलिड है, या रिलेटिवली सॉलिड है ना। रिलेटिवली कहेंगे, ऐसे हम किसको कहते हैं, सॉलिड कहते हैं, जब तक हमें पता ना हो फिजिकली छू के। कंपैरेटिवली हम कर सकते हैं ना, ठीक है। डेंसिटी समझ गए क्या होता है कि किसी वॉल्यूम में कितना मास है, कोई जितना जगह घेर रहा है उसका अंदर मास कितना ऑक्यूपाई हो पा रहा है, इन्हीं के रेशियो को क्या बोलते हैं, डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है डिस्कस करने को हमारे पास, टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट है ये, टेम्परेचर का डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बताते हैं, ठीक है। टेम्परेचर यूजुअली कैपिटल टी से शो किया जाता है, यूजुअली कैपिटल टी से शो किया जाता है। साइंटिफिक यूनिट क्या है टेम्परेचर का? केल्विन। साइंटिफिक यूनिट क्या है इसका? एसआई यूनिट क्या है इसका? केल्विन, है ना। एसआई यूनिट क्या है इसका? केल्विन। सिंबल क्या है इसका? के। सिंबल क्या है इसका? के। कैसे चेंज करते हैं डिग्री सेल्सियस में केल्विन में? जो केल्विन होता है वो क्या होता है? 273। हाँ, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 यूजुअली इग्नोर करते हैं यदि हमें इक्वेशन क्या करनी हो, कैलकुलेशन क्या करनी हो, सॉल्व करनी है। एक और कन्वर्जन जानना बहुत जरूरी है। यूजुअली टेम्परेचर को जो नापा जाता है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में, कॉमन लाइफ में, साइंस में नहीं। साइंस के लिए तो ये यूनिट है केल्विन, और यूजुअली यदि हम देखें तो किसमें मेजर करते हैं हम? फ़ारेनहाइट में, है ना। किसमें मेजर करते हैं? फ़ारेनहाइट में। और फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन क्या है? फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 35। आई थिंक ये फॉर्मूला चेक करो, ठीक है। तो ये एवरीडे लाइफ का है। साइंस में हम केल्विन में यूज करेंगे, साइंस में हम केल्विन में यूज करेंगे, बट हमें फ़ारेनहाइट में वैल्यू दे रखी होगी तो उसको हम डिग्री सेल्सियस निकालेंगे और डिग्री सेल्सियस को हम यहाँ पुट कर देंगे केल्विन हमें, क्योंकि हमेशा हमें केल्विन ही चाहिए, ठीक है। हाँ, ऐसा यूनिट है इस वजह से। ये हो गया 32 है, हाँ 32 है, 35 नहीं है, 32।